Hi guys, welcome back to my YouTube channel once again. This is Ashwini Prajapati, motivational speaker and corporate trainer. आज के इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पहला सवाल ये आता है कि भारत देश की सबसे बड़ी नीड क्या है? व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट नीड इन टुडेज टाइम? दैट इज नॉलेज, यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी शिक्षा। तो एजुकेशन हमारी सबसे बड़ी नीड है और एजुकेशन का लेवल क्या है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। भारत देश 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें से 850 मिलियन लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं, यानी 65% इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर 35 ईयर्स ऑफ एज। और इन सभी लोगों को क्या चाहिए? सही एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और इन दोनों में हमारा लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है एज कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमारे पास ज्ञान की कमी क्यों है? देखिए, पहले के समय में जो था सो था, लेकिन आज के टाइम में तो बदलाव आना चाहिए। रिसेंटली हमारे सामने नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के पूर्व साइंटिस्ट रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में बनी ये पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए नई बात है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इससे कहीं ज़्यादा एडवांस सिस्टम के साथ एजुकेशन दी जाती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कंसेप्ट बना लेते हैं, हम लोग पॉलिसीज बना लेते हैं, हम लोग रूल्स बना लेते हैं और सीधे जनता के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। वहीं किसी कामयाब देश की पॉलिसीज को अगर जानोगे तो वहाँ के लोग पहले पॉलिसीज नहीं बनाते, वहाँ सबसे पहले ग्राउंड लेवल पर रिसर्च किया जाता है। ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करते हैं। उसके बाद एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड की पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के लीडर्स के साथ डिस्कशन किया जाता है। उस डिस्कशन का कोई जो जोड़ निकल के आता है, जो एक समरी निकल के आती है, उसके बाद पॉलिसी बनती है और तब लोगों के सामने। चलिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आप सभी को क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, या फिर वहां पर कोई ऐसा लूज पोल है, या कितने ऐसे लूज पोल है अगर मैं कहूं कि जिनकी वजह से एक बच्चा कामयाब नहीं हो पाता या फिर एक रट्टू तोता बनकर रह जाता है? सबसे पहले नंबर पे आता है कि हम लोग बच्चों को रोटन सिस्टम के थ्रू पढ़ा रहे हैं, यानी रट्टाफिकेशन। बच्चा सीखने से ज्यादा रटने पर ध्यान देता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, इंग्लिश को रटते हैं, हिंदी को रटते हैं, मैथमेटिक्स तक को रटते हैं। सवाल रट रहे हैं बच्चे, प्लस माइनस कहाँ आएगा ये रटा जा रहा है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एजुकेशन की जो गुणवत्ता है, शिक्षा की गुणवत्ता में एक भारी कमी है। दूसरी चीज, बच्चों के सामने लैबोरेटरिकल एजुकेशन प्रैक्टिसेस, यानी लैबोरेटरीज में उनको प्रैक्टिकली चीजों को सिखाना, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। तीसरा, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। चौथा, उनको अच्छे टीचर्स की जो है टीम उनको नहीं मिल पाती। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एक बच्चा जो है नेगेटिव हो जाता है और उसको करियर की समझ नहीं हो पाती। हमारी माइंड की कंडीशनिंग के अनुसार हमारे पेरेंट्स को करियर के बारे में केवल दो चीज़ें पता है। पहला कि साइंस अगर लेना है तो बच्चा डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनेगा, अगर किसी ने कॉमर्स लिया तो फिर बैंकिंग, और आर्ट्स तो बेवकूफ़ लोग लेते हैं, आर्ट्स ले तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। हमारी माइंड की कंडीशनिंग हमारे पेरेंट्स ने ऐसी कर दी, हमारे पेरेंट्स की माइंड की कंडीशनिंग उनके पेरेंट्स ने ऐसी कर दी थी, क्योंकि एक तरीके से ये भेड़ चाल चली आ रही है। भेड़ चाल आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। एक सर्वे के अनुसार इंडियन स्टूडेंट या फिर इंडियन यूथ सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस फ्रस्ट्रेशन की एक ही वजह है, और वो वजह है ये रैट रेस, ये भेड़ चाल, जिसमें वो बच्चा दौड़ रहा है, बिना वजह दौड़ रहा है, एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा है जिसमें फर्स्ट आया या लास्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहले समझने वाली बात है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन से दूर करना है। उसको रोटन सिस्टम कितना खतरनाक है ये समझाना पड़ेगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि इंग्लिश को रटते हैं। अब इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अब आप खुद बताओ कि भाषाएं बोली जाती हैं या फिर रटी जाती हैं? अगर मैं आपको कहूं कि मराठी की 10 लाइनें आपको याद करनी है, याद कर लोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन याद रहेंगे, 5वें दिन आप भूल जाओगे। तो समझने वाली बात यह है कि रट्टाफिकेशन कभी भी आपके लिए कामयाब साबित नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम सभी लोग गाड़ी चलाते हैं। अगर आप किसी वीडियो में, इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं ही आपसे बात करूं कि गाड़ी में जो है ना ये ऐसी बॉडी होती है, उसमें 4 टायर होते हैं, एक स्टीयरिंग होता है, क्लच, गियर, ब्रेक, सब चीज़ें होती हैं। इस वीडियो को 20, 50, 100, 1 लाख बार भी देखोगे ना, आप गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपके हाथ में स्टीयरिंग नहीं होगा, आप गाड़ी चलाना सीख ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। देखिए, हमारे टीचर को टीचर्स नहीं माली बनना होगा, एक गार्डनर बनना होगा, और बच्चों को फूल और पौधों की तरह देखना होगा। जैसे एक पौधा एक अलग एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है, इसी तरह कोई दूसरा पौधा एक अलग एटमॉस्फेयर में बड़ा होता है। एक बच्चा जो होता है ना, एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट यूनिक है, अलग है।
उसमें एक यूनिकनेस है, हमें उसकी यूनिकनेस को पहचानते हुए, उसको समझते हुए उसी के हिसाब से उसको ट्रेन करना। इसमें सहयोग पेरेंट्स का भी चाहिए। पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंडिंग बनेगी तब जाके शिक्षा में या फिर इन बच्चों के करियर में कहीं ना कहीं सुधार आएगा। पेरेंट्स को क्या करना होगा? सबसे पहले अपने अधूरे सपने अपने बच्चों के ऊपर थोपने से बचना होगा। दूसरी चीज़, अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करने से बचना होगा। शर्मा जी के लड़के ने क्या किया, पांडे जी के लड़के ने क्या किया, वर्मा जी के लड़के ने क्या किया, ये हमारे जो है ना हमारे घर की बात नहीं है। ये कंपैरिजन करने से आप अपने बच्चे को नेगेटिव करते हो। एक पॉजिटिव एक जो सर्टेन लेवल का एक डिस्कशन होता है या फिर एक गाइडेंस होती है, वो अपने बच्चों को दो। और सबसे ज़रूरी, आप ये तय नहीं करेंगे कि आपका बच्चा क्या बनेगा, उस बच्चे को ये तय करने दो कि वो क्या बनना चाहता है, उसके अंदर क्या टैलेंट है। ऐसे 90% केसेस में हमने देखा है कि बच्चे को 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक आते आते ये डिसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा क्या बनने वाला है। उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है, ओ ये मेरे फादर की विश है, उसकी क्या विश है। एटलीस्ट नो दैट। देखिए, अगर भेड़ चाल से बचना है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी चाल कैसी है। रट्टा मारकर पास होने से ज्यादा बेहतर है फेल हो जाना। मेरी बात को ध्यान से सुनो, रट्टा मारकर पास होने से ज्यादा बेहतर है कि फेल हो जाना। एक सर्वे के अनुसार इंडिया में 80 to 85% ऐसे डिग्री धारक हैं, ऐसे डिग्री होल्डर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी जो है डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेरोजगार है। और इस बेरोजगारी का कारण डॉक्टर बिंद्रा ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जिस चीज़ की इंडस्ट्री को आज के टाइम में डिमांड है वो स्कूल कॉलेज सिखाता नहीं है, और जो स्कूल कॉलेज सिखाता है उस चीज़ की इंडस्ट्री में आज के टाइम में डिमांड नहीं है। इंडस्ट्री में क्या चाहिए? स्किलफुल लोग चाहिए, स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स होनी। हमारे बच्चे इस कदर रटंतु तोते बने हुए हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि पढ़ना और सीखना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ा हुआ कुछ समय के लिए याद रहता है और सीखा हुआ ज़िंदगी भर याद रहता है। हमारे बच्चों के साथ क्या है कि जो भी उन्होंने पढ़ा है यानी रटा है, जैसे ही उन्होंने आंसर बुक यानी एग्ज़ाम की आंसर बुक में लिखा, वैसे ही उनके दिमाग से सब कुछ गायब। देखो, सही ज्ञान तो वो है जो स्कूल के बाद भी आपके साथ रहे। इस शिक्षा का क्या फ़ायदा कि आपने अपने एग्जाम तक में लिखा, एग्जाम शीट में, आंसर शीट में जो कुछ लिखा तब तक आपको सब कुछ आता है। जैसे ही एग्जाम हॉल से आप बाहर आते हैं, सब कुछ आपके दिमाग से गायब। आपको यही समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कितना ज़रूरी था या नहीं था। देखिए, पढ़ने और सीखने के एक उदाहरण से समझते हैं। हमें 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड में ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, और आज के टाइम में हमें ये ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल भी याद नहीं है। आप में से भी 90% लोगों को ये रूल्स याद नहीं होंगे। कारण क्या है कि आप सभी ने पढ़े हैं, और जिन्होंने सीखे हैं शायद उन्हें याद है। आज के टाइम में 90% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को केवल इतना पता है कि बत्ती अगर लाल है तो गाड़ी रुक जानी है, और बत्ती अगर हरी है तो चल जानी है। और इंडिया के अंदर तो कुछ महान मूर्तियाँ ऐसी भी देखिए, बत्ती लाल हो या हरी उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको जाना है बस। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन फोर्थ कमिंग जनरेशन, इंडिया की यंगर जनरेशन के साथ भी अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद हम बहुत पीछे छूट जाएंगे बाकी देशों से, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से इंटू 10 गुना ज़्यादा एडवांस है। तो इसको हमें बदलना होगा, हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। देखो, पेरेंट्स को ये पता लगाना ज़रूरी है कि उनका बच्चा कोई भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या उसके बाद जो है BSc या BA या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स क्यों चुनता है, कोई भी विषय, कोई भी स्ट्रीम आपका बच्चा क्यों चुन रहा है, सबसे पहले ये पता लगाना ज़रूरी है। क्योंकि 80 to 85% केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक बच्चा अपने दोस्त की देखा देखी में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम चुन लेता है। मेरा दोस्त ने बायो लिया है तो मैं भी बायो लूँगा, मेरे दोस्त ने मैथ लिया है तो मैं भी मैथ लूँगा, मेरा दोस्त BSc कर रहा है तो मैं भी BSc करूँगा। अरे, आपके दोस्त को बहुत अच्छे से पता है कि वो BSc क्यों कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता है, आपको केवल इतना पता है कि आपका दोस्त कर रहा है। चलो, इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी भी एक बच्चे के जो फादर हैं वो डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका खुद का हॉस्पिटल है, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस स्ट्रीम से पढ़े, बायोलॉजी से पढ़े, लेटर ऑन फार्मेसी करे, और खुद ही के हॉस्पिटल में वो अपना एक मेडिकल स्टोर शुरू कर ले। तो उनके बच्चे का भविष्य तो बिल्कुल ब्राइट है, सुनहरा भविष्य है। आपके भविष्य का क्या? आपने तो अपनी दोस्त की देखा देखी में बायोलॉजी ले ली, आपके फादर साहब तो डॉक्टर नहीं है, आपके पास तो इतना पैसा नहीं है कि आप मेडिकल स्टोर खोल सके, तो फिर क्या? ये डिसीजन यहीं पे गलत होता है। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी ये समझना जरूरी है कि राइट ट्रैक क्या है। टीचर्स को बच्चों को ये समझाना होगा कि पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नंबर लाना नहीं है। पढ़ाई का वास्तविक मतलब है कि अपने आप को गहराई से समझना। सही शिक्षा का मतलब यही है कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अपने जीवन को कितने बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और यहाँ पर टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, पढ़ाई को एंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा। बच्चों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को पढ़ाई बोरिंग लगती है, उनको मज़ा नहीं आता। आप किसी भी बच्चे से पूछो कि उसको खेलने में, एक वीडियो गेम खेलने में, उसकी पसंद का वीडियो गेम खेलने में, या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में जिसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कौन सी एक चीज़ को वो चुनेगा? डेफिनेटली वो वीडियो गेम को चुनेगा। कारण क्या है कि वहाँ पर उसको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, एंजॉय वो उस चीज़ को कर रहा है। लेकिन जब हम पढ़ाई को एंटरटेनिंग बना देंगे, उसको इस कदर चीज़ों को समझा देंगे कि उसको पढ़ाई में मजा आने लगे, तब जाके एक बदलाव आएगा। तो टीचर्स को
आपको करने की ये ज़रूरत है कि उनको पढ़ाई को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना होगा, 1% एंथुजियाज्म, थोड़ा सा जो है ह्यूमर क्रिएट करना है, थोड़े से जॉक्स क्रैक करने हैं, ताकि बच्चों के सामने चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेकर जाई जा सके। बच्चों को पढ़ाई दवाई की तरह नहीं, उनको मिठाई की तरह देनी है कि बच्चों को लगे अरे वाह मज़ा ही आ गया यार, कल भी ऐसी क्लास। शायद इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इंग्लिश को ज्ञान का मापदंड माना जाता है। यानी किसी ने 2 शब्द इंग्लिश के बोल दिया तो ये इंटेलिजेंट है। अरे इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। आप मराठी बोल सकते हैं, कोई कन्नड़ बोल सकता है, कोई तमिल, कोई तेलुगु, मैं हिंदी, तो हरियाणवी, ऐसे ही कोई इंग्लिश भी बोल सकता है। तो इसमें ये मानना या फिर ये समझ लेना कि इंग्लिश बोलने वाला कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बेवकूफ़ी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है कि बच्चे की क्रिएटिविटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे स्कूलों की ये सबसे बड़ी समस्या है। जहां बच्चे ने अपनी क्रिएटिविटी से किसी भी आंसर को दे दिया, किसी भी सवाल का जवाब दे दिया, तो वहां पे टीचर उसके नंबर काट लेता, उसके मार्क्स काटे जाते हैं। कारण क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है उसने वो नहीं लिखा, उसने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से कुछ आंसर दिया है आपको, और जबकि जो फैक्ट्स के बेसिस पे अगर देखा जाए वो आंसर सही है, लेकिन टीचर के दिमाग में ये होता है कि यार बुक में ये लिखा है, मैंने ये पढ़ा है, तूने ये क्या लिख दिया। That doesn't make any sense। अगर वो आपको समझाने में, एक आपका अपना जो पॉइंट रखने में वो सक्सेसफुल है, तो आपको उसको नंबर देने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो ये सिनेरियो है, ये इतना अनऑर्गेनाइज्ड है कि ये केवल और केवल बच्चों को बुकिश नॉलेज का सम्मान करना सिखा रहा है, जबकि रियल लाइफ में प्रैक्टिकल एजुकेशन उनके लिए ज़्यादा मायने रखती है। प्रैक्टिकल एजुकेशन हमारे सिस्टम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। एक सिस्टम होता है जिसका नाम है LEP सिस्टम, लेबोरेटरिकल एजुकेशन प्रैक्टिसेस, जो इंडिया से खत्म होने की कगार पर है। कारण ये है कि इंडिया के अंदर 80 to 85% ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस देखे गए हैं जहाँ पर लेबोरेटरीज ही नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ से होंगे, प्रैक्टिकल बच्चा सीखेगा कहाँ से। ये बच्चे केवल थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, और लेटर ऑन जब किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यूअर इनको इंटरव्यू में इनकी औकात बता देता है कि आपके 90% मार्क्स कैसे आए हैं, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। इंडिया के अंदर बेरोजगारी का जो आलम है, या सिस्टम खराब होने का ये आलम है, इसकी सबसे बड़ा इसमें जो रोल प्ले करता है वो अफोर्डेबिलिटी है। फीस की जो अफोर्डेबिलिटी है, मतलब इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है कि उसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। मतलब अच्छी एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल नहीं है आज के टाइम में। क्यों नहीं है? इंडिया के अंदर 10% ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जो बहुत टॉप क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सिंगिंग सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 10% स्कूल कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इतना बड़ा डोनेशन हम लोग मैक्सिमम हम में से दे ही नहीं पाते। तो ऐसा कैसे चलेगा? प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये सामने आती है कि जो एक टीचर 10 से 15 या 20 हज़ार रुपए की नौकरी प्राइवेट स्कूल में करता है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट भी नहीं लगा पाता। कारण ये है कि एक तो सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करता कि हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में घुसना है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको सिलेबस पूरा कराना है। और जब तक शिक्षा का मतलब या फिर स्कूली शिक्षा का मतलब सिलेबस को पूरा कराना होगा, तब तक हमारे एम्बिशंस पूरे नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम ने एक बात कही थी कि एजुकेशन विदाउट एम्बिशन इज मोर लाइक अ बर्ड विदाउट विंग। यहाँ पर एक बात समझने की है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहद ही खराब है या बिल्कुल ही खराब है, इसके हिसाब से पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारे लोग पढ़कर आगे भी गए हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है, हमारे सिस्टम के अंदर एजुकेशन की जो डिलीवरी है उसमें सेंस ऑफ परफेक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल एजुकेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको 2 कहानियों से समझ आ जाएगा। पहली कहानी है दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की। डॉक्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आपने उनका नाम सुना होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से वो बदलाव लेकर आए हैं, वो देखने दिखाने लायक है, यानी वाकई काबिल तारीफ है। बहुत रेवोल्यूशनरी पर्सन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि एक सरकारी स्कूल में एक टीचर हिंदी की बच्चों को पढ़ा रही थी कि महात्मा गांधी ने सफाई अभियान के बारे में क्या पढ़ाया या क्या बताया। और उस क्लास की सच्चाई ये थी, वहाँ पर इतने जाले, इतनी गंदगी थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। और यहीं पर एक समझने वाली बात है कि थ्योरेटिकली तो आप ये समझा दोगे कि सफाई अभियान क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों को समझाने के लिए अगर वो टीचर इतना सा सेंस लगा लेती, इतना सा दिमाग लगा लेती, चाहे उन्हीं बच्चों से वो सफाई करा के ये बोल दे कि भाई देखो ये सफाई है, हाइजीन के बारे में ये बताया था, ये सफाई होती है, महात्मा गांधी ने ये सब कुछ बताया था, तो बच्चा अपने घर जाकर अपनी मम्मी को पोछा लगाते हुए भी सोचे अच्छा महात्मा गांधी, सफाई अभियान। तो ये होती है प्रैक्टिकल एजुकेशन जो रियल लाइफ में काम आती है। एक बार एक सरकारी स्कूल की घटना है, वहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना भूगोल की क्लास में थे। मैं ऐसे ही जनरली चला गया, वहाँ पर जाके बच्चों से पूछा कि भाई क्या पढ़ रहे हो। बच्चों ने ग्रीट किया, मैंने बैठा दिया। उन्होंने बोला भूगोल पढ़ रहे हैं। बच्चा खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि भूगोल क्यों पढ़ रहे हो? मैं बोला सर भूगोल में इंटरेस्ट है। मैंने कहा ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ते? कहता सर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बच्चे का जो है भविष्य में कहाँ देखूं? प्रैक्टिकली उन लोगों को इतना भी नहीं समझाया जा रहा है कि यार हिंदी और इंग्लिश के ये शब्द हैं केवल 2, हिंदी में भूगोल और इंग्लिश में ज्योग्राफी। अगर इतना भी हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो हम कैसी शिक्षा दे रहे हैं?
शायद से नई शिक्षा नीति इसमें कुछ बदलाव लेकर आएगी और इसी की हम उम्मीद करते हैं। एज वी ऑफ्टन सेज दैट इंप्रूवमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन। चलिए अब बात करते हैं ऑलराउंड एजुकेशन की, यानी संपूर्ण शिक्षा क्या है। एक बच्चे को पूर्णतः शिक्षित करने के लिए केवल जो उसका सब्जेक्टिव जो एजुकेशन है वो ही ज़रूरी नहीं होती। ऑलराउंड एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है स्पोर्ट्स, उसके बाद आता है डिसिप्लिन, उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एंड इसमें मॉरल एजुकेशन है, एथिकल एजुकेशन है, सैक्रामेंट्स हैं, और इसमें हम हाइजीन के बारे में सीखते हैं, क्लीनलीनेस के बारे में सीखते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिसमें आर्ट्स आता है, एंटरटेनमेंट आता है, जिसमें ड्राइंग है, सिंगिंग है एंड पब्लिक स्पीकिंग है। बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये ऑलराउंड एजुकेशन बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि स्कूलों में कोई सिखाता ही नहीं है। ये सब चीज़ें ना स्कूल का पार्ट है। कितने बच्चे को बहुत अच्छे से जो है ना बात करना आता है, कितने बच्चों का जो है ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ये सब बच्चे 12th में अच्छे खासे मार्क्स लाते हैं रट रटा कर के पेपर में लिख करके, लेकिन उसके बाद 12th के तुरंत बाद ये जाते हैं कि कम्युनिकेशन सीखने जा रहे हैं जी, हम तो कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं जी, हमें तो डिसिप्लिन सीखना है जी, हमें तो स्पोर्ट्स जो है ना ट्राई करना है। ये सब तो स्कूल की चीज़ें हैं, वहाँ क्यों नहीं सीखा? कारण ये है क्योंकि स्कूल में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल हैं उनमें से 10 या फिर 15% ऐसे स्कूल्स होंगे जो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बाकी सब जगह ये चीज़ें इग्नोर हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे घर पे भी ना बड़े बड़े स्कूलों से, लोकल के स्कूलों से जो है ना टीचर्स आते हैं प्रमोशन के लिए कि सर आपका बच्चा है हमारे स्कूल में भेजिए, हमारे स्कूल में वाईफाई है सर, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है सर, देखना सर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है, एसी के हॉल्स हैं सर, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं सर। अरे ये बातें ठीक है भाई, शिक्षा कैसी है, पढ़ाई कैसी है, टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, रिजल्ट्स कैसा रहता है, आपके बच्चे किस लेवल तक पहुँचे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कब बात करोगे? ऑलराउंड एजुकेशन में स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट्स हमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस सिखाता है, चैलेंजेस के बारे में सिखाता है, चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, सक्सेस को किस तरीके से फेस करते हैं, फेलियर को किस तरीके से जो है ना फेस करते हैं, एक टीम बिल्डिंग क्या होती है, जो है ना गेम स्पिरिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। आज के टाइम में बच्चों के सामने प्रॉब्लम है शाइनेस की। आपने देखा होगा, आपका घर में बच्चा अगर छोटा है तो अगर कोई बाहर से कोई भी रिलेटिव आपका आता है ना, आप अपने बच्चे को ना तुरंत बोलोगे कि यार जो है ना पोएम सुना दे, 2 का पहाड़ा सुना दे, 4 का पहाड़ा सुना। क्यों सुना दे भाई, क्यों? उसकी वो इतना शाय है, वो नहीं करेगा ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर आपने एक जो है ना अनवांटेड सा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि यू हैव टू लर्न दिस। नहीं भाई, उसको खेलते खेलते सारी चीज़ें सीखने दो। पेरेंट्स के अंदर एक सबसे बड़ी कमी, हमारे इस सिस्टम में सबका जो है ना इंपॉर्टेंट रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ केवल एजुकेशन सिस्टम में जो बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं उन्हीं का रोल है, या फिर जो सिस्टम चला रहा है उनका रोल है। हम सबका रोल है, मेरा भी, तुम्हारा भी, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, हर किसी का रोल है। आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर जो है ना हम पेरेंट्स लोग एक अनवांटेड सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। मार्कशीट आज के टाइम में मार्कशीट नहीं रह गई है। मार्कशीट के अंदर आपका जो है ना मुझे लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तरीके से है, या फिर टैलेंट का सर्टिफिकेट एक तरीके से है। अगर A+ ग्रेड नहीं है तो आप तो बेवकूफ़ है। आपने क्यों अनवांटेड सा प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर क्रिएट किया हुआ है? चलो मान के चलते हैं 2 पेरेंट्स हैं। मैंने प्रैक्टिकली एक चीज़ जो है ना ऑब्जर्व की है कि किसी भी घर में बच्चे का रिजल्ट आया, अगर बच्चे के 90% है तो पेरेंट्स जो है ना तुरंत फ़ोन लगाते हैं अपने दोस्त को कि हेलो भाई बच्चे के 90% आए हैं, शाम की पार्टी है। खुदा ना खास्ता सामने वाला बोल दे कि मेरे के 95% आए हैं, आपकी खुशी वहीं खत्म। आप अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं करोगे, उसको डीमोटिवेट करना शुरू कर दोगे कि देखो वो 5% ज़्यादा ले आया। वो 5% नंबर नहीं लगते हैं, आपको लगता है 5 लाख रुपए मिले उसको इनाम में। भाई अगर आप ये कंपैरिजन करना बंद नहीं करोगे ना तो आपका बच्चा कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, उसके 90 आए हैं या 95 आए हैं और आपके बच्चे के 80 या 85 आए हैं। आप जो है ना दोनों पेरेंट्स एक चीज़ को समझो कि आपके बच्चे को एक्चुअल नॉलेज, जो एक्चुअल ज्ञान है वो कितना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 50% भी नहीं होगा। हमारा सिस्टम बिना मतलब की चीज़ों में उलझा हुआ है। हम बच्चों को गाय भैंस कुत्ते बिल्ली के ऊपर निबंध लिखाते हैं। अरे केस इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई गाय भैंस कुत्ते बिल्ली के ऊपर निबंध लिखो। उनको अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हम? अपनी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखना क्यों नहीं सिखाते? ऑब्सेशंस के बारे में बच्चा क्यों नहीं लिखता? अपने फियर्स के बारे में क्यों नहीं लिखता? किन चीज़ में उसे परेशानी होती है, इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता? हम बच्चे को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते क्यों नहीं है? हमारे सिस्टम ने, हमारे इस मॉडल ने जो बिल्कुल ही जो है ना इतना प्रॉब्लमेटिक है कि बच्चे की क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है कि जब तक बच्चे क्रिएटिव नहीं होंगे वो रियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या अच्छे टीचर्स को अच्छी सैलरी ना मिलना। ग्लोबल टीचिंग स्टेटस इंडेक्स के अनुसार इंडिया के टीचर्स वर्ल्ड में लीस्ट पेड टीचर्स हैं, सबसे कम वेतन वाले टीचर हैं। और इंडिया में कमाल की बात यह है कि 2.5 करोड़ जनसंख्या, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की हर साल बढ़ती है
और एक सर्वे के अनुसार ऐसा भी देखा गया है कि एक क्लास में केवल और केवल 28 बच्चे होने चाहिए, जबकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्कूलों में 100-120 तक बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, यानी टीचर्स की भारी कमी है। सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार इंडिया के अंदर 3,74,000 टीचिंग की पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं और इनको आराम से ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम केवल रोटन सिस्टम को या रट्टाफिकेशन को ख़त्म करेंगे। बच्चों को ये समझाना है कि रटना ज़रूरी नहीं है, केवल सीखना ज़रूरी है। नंबरों के पीछे नहीं भागना है, पहले हमें सीखने पर ध्यान देना है। जो चीज़ें प्रैक्टिकली आप सीख लोगे तो नंबर जो पहले आते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे आएंगे। यूनिसेफ ने 100 से ज़्यादा देशों में रिसर्च करके पाया कि वहाँ पर 300 से ज़्यादा स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बच्चों को एजुकेटेड किया जा रहा था। कौन से बच्चे? जिन बच्चों को एजुकेशन में या शिक्षा में या पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता था, उन बच्चों को अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स और कुछ स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको एजुकेटेड किया जा रहा था। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पर जिस बच्चे का लगता है कि पढ़ाई में मन नहीं है, चल भैया मजदूरी कर दे, तो अगर पढ़ाई में मन नहीं है कोई काम शुरू कर ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्पोर्ट्स के थ्रू या बहुत सारी ऐसी जो है ना स्किल डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे कोर्सेज हैं, उनके थ्रू बच्चा जो है ना बहुत कुछ सीख सकता है। और स्किल आपको जॉब कमा करके दे सकती है, एक जॉब कमा के नहीं देगी। अगर आप स्किलफुल हैं, आपके पास बोलने का जो है सेंस है, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, या फिर कोई और अच्छी स्किल आपके अंदर है, कोडिंग की है या किसी भी तरीके की दुनिया भर की स्किल्स हैं, बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट आपके पास है, तो आप किसी एक जॉब वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो है ना एजुकेशन में इन्वेस्ट होना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में ना होगी, अच्छे क्वालिटी टीचर्स को हायर करने में होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी मैनेजमेंट को हायर करने में होना चाहिए। और देन वहाँ पे एक रिटेंशन की पॉलिसी भी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इन अच्छे टीचर्स को, इस अच्छे मैनेजमेंट को रिटेन किया जा सके अच्छे पैसे देकर, तब जाके जो है चेंज आएगा। देखिए भाई, एक बहुत पुरानी सी कहावत है कि जब हम घर बनाते हैं ना तो नींव मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर अगर शिक्षा की ही मजबूत नींव नहीं होगी तो हम बदलाव कैसे देख सकते हैं। बहुत पुरानी सी कहावत आपने सुनी भी होगी, शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो किसी भी देश का नक्शा बदल सकता है और किसी भी देश की प्रगति में मुख्य जो है ना किरदार निभाता है। हमारे यहाँ शिक्षा की नींव कमजोर इस वजह से है क्योंकि शिक्षा के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ पैरामीटर्स इतने गड़बड़ हैं जिसके बारे में बात ही क्या करें। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर एक चपड़ासी की नौकरी पाने के लिए आपको 10वीं पास होना कम से कम ज़रूरी है, लेकिन एक एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए या फिर मिनिस्ट्री में किसी भी एक पोस्ट पर जाने के लिए आपका कोई भी एजुकेशनल स्टिपुलेशन नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि हम ऐसा एजुकेशनल स्टिपुलेशन इन मिनिस्टर्स के लिए क्यों नहीं रखते हैं। जगन्नाथ महतो, यानी ये वो बंदा है जो एजुकेशन मिनिस्टर रहा झारखंड का और ये 10वीं फेल था। अगर कोई 10वीं फेल शिक्षा मंत्री बन सकता है तो उस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसे सही हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नेताओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गूगल कर लेना। ये मैंने एक नाम बताया, वहाँ पर 10 निकल करके आएंगे जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्रीज में बहुत अच्छे पदों पर वो बैठे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि उन पदों तक जाने के लिए इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों ज़रूरी नहीं है। देखिए भाई, अगर ऐसा रहा तो देखो, ट्रेन चलाने का ड्राइवर केवल ट्रेन चलाने की सलाह दे सकता है, जहाज उड़ाने की नहीं। तो अगर किसी को शिक्षा का मतलब ही नहीं पता है, उसने खुद ही शिक्षा नहीं ली है, तो वो कैसे मिनिस्टर बन सकता है, कोई कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। ये तो प्रैक्टिकली बहुत ना एक कॉमन सेंस की बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि देश की सरकार को ये क्यों समझ नहीं आ रहा कि यार जो पहले से ही पढ़ा हुआ नहीं है, आप उसको एजुकेशन मिनिस्टर किस सेंस में बना रहे हो। भाई आपको हो गया दावे के साथ कह सकता हूं, भारत देश की अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बैठे 90% मिनिस्टर्स को ये तक नहीं पता होगा कि भारत देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। और 70 to 80% इन नेताओं को ये नहीं पता होगा कि भारत का राष्ट्रगान क्या है और किसने लिखा है। शिक्षा का मतलब क्या नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में दहेज प्रथा के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में एक ऐसे लिखें, एक निबंध लिखें और वापस फिर एक अच्छा एम्प्लॉय बन के खूब सारा दहेज मांगे। शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप महिला शक्ति के बारे में या फिर नारी सशक्तिकरण के बारे में अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखें और बाहर आकर इन महिलाओं के साथ अभद्रता या फिर गंदा व्यवहार करें। शिक्षा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं तो सामने वाला छोटा है या फिर तुच्छ है। शिक्षा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप सर्वज्ञानी हैं। शिक्षा का मतलब केवल पैसा कमाना या फिर बड़ा बनना नहीं है। बड़ा बनो, लेकिन ऐसा बड़ा बनो जिससे सामने वाला छोटा ना समझा जाए। ऐसा बड़ा किस काम का बड़ा जिसके पास कोई आता जाता ना हो। क्या फायदा ऐसे काम का अगर आपके घर में सुबह शाम 2 लोग कुंडी बजाएं, जिसमें एक दूध वाला हो, एक सब्जी वाला हो या फिर काम वाला। देखिए, बड़ा आदमी वो है जिसके घर में 10 लोग आकर खुद को छोटा ना समझे। शिक्षा हमें कभी भी किसी निर्लज, गरीब, बेसहारा, असहाय का निरादर करना नहीं सिखाती। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा है कि सही शिक्षा या फिर सही से शिक्षित वो इंसान नहीं है जो अच्छा पढ़ा लिखा है। सही शिक्षित वो इंसान है जिसको ये पता है कि कहाँ,
कब, कैसे, किन शब्दों में, किस इंसान से, किस व्यवहार में, किस शैली में बात करनी है। लास्ट अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो सबसे पहले ये वीडियो उन बच्चों के लिए या फिर जो अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं या फिर एजुकेशन में हैं, उन बच्चों को ये जो है ना वीडियो शेयर कीजिए। आप किसी ऐसे फील्ड से, एजुकेशन के फील्ड से, आप कोई टीचर हैं, कोई किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको लगता है यहाँ पर कुछ भी ऐसी बातें की गई हैं जो किसी कंपनी के लिए, किसी फैमिली के लिए ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।